हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नोत्तरों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का वीडियो में हमारा प्रश्न संख्या 3 है। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है। देखिए प्रश्न 3 क्या है। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी विमाहीन है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि जो के तथा ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। देखिए यहाँ पे जो के दिख रहा है आपको, के जो यहाँ पे है ये क्या है। आपको जो यहाँ पे के दिख रहा है ये इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है जो के है। और फिर ये क्या है, ये इसका मान होता है 1/4πε0 के बराबर होता है। और फिर जो ई है वैद्युत आवेश, इसका मात्रक कूलाम होता है। और जी जो है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और फिर एम ई जो है ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जो एम पी है ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो अब आइए देखते हैं इसको कूलाम के नियम से। देखिए हल कूलाम के नियम से देखिए बल बराबर सूत्र क्या होता है, एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। देखिए के का मात्रक मतलब के जो होता है क्या होता है, जो के होता है ये 1/4πε0 के बराबर होता है। या फिर आप इसका सूत्र इस से एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 के मात्रक से भी ले सकते हैं। तो जो के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए ई जो है वो क्या है, वैद्युत आवेश है। तो आवेश ई का जो मात्रक होता है विद्युत आवेश का ये होता है कूलाम। और फिर जी देखिए हमारा क्या है, इसमें जो हमारा जी है ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो इसका मात्रक क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक होता है इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। एम ई जो हमारा है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एम पी जो है ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इन दोनों का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब आगे देखिए हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है के ई स्क्वायर बटे जी एम ई और फिर एम पी, यहाँ पे पी रहेगा, ये हमारा दिया हुआ है। तो हमें क्या कह रहा है, इसका देखना है, इसके मात्रक से देखना है ये क्या विमाहीन है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे के जो है, के का मात्रक क्या होता है, के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद ई है वैद्युत आवेश, तो इसका मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर, तो हमने कूलाम का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। और फिर बटे में जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और फिर ये हमारा एम ही है और एम पी है, मतलब दोनों का किलोग्राम होता है। तो हमने किलोग्राम स्क्वायर लगा दिया क्योंकि 2 है। तो इसका जो क्या है मात्रक नहीं, इसका जो है कोई मात्रक नहीं है। अब देखते हैं इसका बीमा देखिए किस प्रकार से होगा। तो देखिए इसकी जब हम बीमा निकालेंगे किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे देखिए इसकी बीमा जो होगी, ये जो होगा क्या होगा, बीमाहीन होगा। ये भी क्या होता है, ये बीमाहीन होता है। किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, अर्थात निष्पत्ति, आपको जो निष्पत्ति निकल रही है यहाँ पे सभी एम का मान, किसी का भी मान, एम का मान भी 0 है, एल का मान भी 0 और टी का मान भी 0 है। तो यहाँ पे ये जो है बीमाहीन है, मतलब इसमें कोई बीमा नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसके नियतांकों का मान बताइए। तो देखिए इसके नियतांक का मान रखिए, इसी पर हमें रखकर हल करना है। तो देखिए के का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका जो मान होता है 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एम ई जो हमारा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है। इसका जो मान होता है 9.1 × 10⁻31 होता है। एम पी जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान है, इसका जो मान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो इसका अब हम मान इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सूत्र पर इसका मान रखा है। तो देखिए के का मान हमारा है 9 × 10⁻9, तो हमने इसको रखा। ई का मान है 1.6 × 10⁻19, तो ई का स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, यानी इसको हम 2 बार लिख देंगे।
जी का मान 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 उसको लिखा हमने। एम ई का 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 उसको लिखा यहाँ पे। एम पी का 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 उसको यहाँ पे हमने क्या किया, लिख दिया। तो देखिए अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम क्या क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, 9 का गुणा किससे करेंगे, देखिए ये 1.6 पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आइए आपको लिख के यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए पहले हम अंक को लिख लेते हैं, घात वाले को हम बाद में लिखेंगे। तो हमारा बचा यहाँ पे क्या, 9 गुणे 1.6 और गुणे में 1.6 और फिर देखिए कितना हो जाएगा, 19 माइनस का 19 माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 19 दूना 38 क्योंकि ये 2 बार है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19 दूना 38 और 38 में से 19 दूना 38 यहाँ से हो जाएगा और 38 और फिर 9, 38 में हमारा क्या, 38 हमारा माइनस का हो गया और 38 में से जब 9 को प्लस का 9 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 29। तो यहाँ पे हमारा बचेगा गुणे में क्या 10 के पावर क्या बचेगा 29 माइनस का 29। ये ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को तो देखिए क्या हमारा क्या बचेगा। अब देखिए हमारा 6.7 पहले हमारा है 6.67 गुणे 9.1 और फिर गुणे में 1.67 इसका हम गुणा करेंगे और घात वाले का देखिए हमारा -31 -27 और फिर क्या है -11। तो ये मिला के कितना 27 31 और 11 हो जाएगा माइनस का 10 के पावर क्या जाएगा माइनस का 69, ये नीचे वाला हो जाएगा 69। आगे देखिए अब जब हम इन 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कोने में, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 23.04 गुणे 10 के पावर माइनस का कितना 29 है, तो 29 माइनस का लिख देंगे, ये 29 है। और फिर देखिए यहाँ पे 10 के पावर माइनस का 69 है नीचे, तो इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर प्लस का 69 हो जाएगा नीचे वाले बटे में। फिर करेंगे क्या हम बटे में, फिर देखिए हमारा क्या, जब हम 6.67 का गुणा 9.1 और 1.67 का तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 101.36 इतना आ जाएगा। अब जब हम 101.36 से भाग करेंगे 23.004 में तो ये हमारा कटेगा, तो क्या आएगा, तो ये हमारा जो कटेगा तो ये हमारा आएगा देखिए क्या 0.227 और यहाँ पे देखिए 29 है क्या माइनस का और 69 है प्लस का। तो जब 69 में से 29 को घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना 40, तो यानी गुणे 10 के पावर क्या आ जाएगा 40। अब देखिए दशमलव हमारा यहाँ पे 0 के बगल है। अब दशमलव को हम क्या करेंगे, दशमलव को हम क्या करेंगे पीछे लेके आएंगे एक अंक, दशमलव को हम एक अंक पीछे लेके आएंगे। तो दशमलव को एक अंक पीछे लेके आएंगे तो हमारा यहाँ से एक माइनस का हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 27 गुणे 10 के पावर 39। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं आगे। यह निश्चित दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है। यह बताता है कि गुरुत्वीय बल की तुलना में विद्युत बल अत्यंत प्रबल है। अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, क्या चौथा क्वेश्चन है, ए नंबर क्या पूछ रहा है कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। दूसरा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो उत्तर देखिए, पहले ए वाले उत्तर को देखिए, किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु को जितना चाहें उतना आवेश नहीं दे सकते, अपितु वस्तु को आवेश की न्यूनतम इकाई ई मूल आवेश के पूर्ण
गुणजों में ही दिया जा सकता है। बी देखिए, बी का आंसर, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटिमीकरण का कोई महत्व नहीं होता और इसकी उपेक्षा की जा सकती है। इसका कारण यह है कि बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाले आवेश मूल आवेश की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। जो आवेश होते हैं वो जो छोटा आवेश होता है उससे क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए क्या देखिए, 1 माइक्रोकूलाम आवेश में लगभग क्या होता है, लगभग 1013 मूल आवेश सम्मिलित होते हैं। ऐसी अवस्था में आवेश को सतह मानकर व्यवहार किया जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो इसका उत्तर देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन की घटनाएं आवेश संरक्षण नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती हैं। जब इस प्रकार की किसी घटना में दो उदासीन वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, दोनों में आवेश आ जाता है। घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुएं उदासीन होती हैं, उनमें कोई आवेश नहीं होता, अर्थात उनका कुल आवेश शून्य होता है। कब? घर्षण के पहले। इस प्रकार के सभी प्रेक्षणों में सदैव यह पाया गया है कि एक वस्तु पर जितना धनावेश आता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश आता है। दो वस्तु को अगर आप रगड़ेंगे तो एक पर जितना धनावेश आएगा दूसरे पर उतना ऋणावेश आएगा। इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन के बाद भी दोनों वस्तुओं का नेट आवेश शून्य ही बना रहता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।